हेलो एवरीवन। तो आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और इस यूनिट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पाथवे हमें पढ़ने होते हैं और यहाँ पे कई सारे स्ट्रक्चर्स भी आपको आएंगे जो आपको एक चुनौती देंगे कि आप उसको किस तरह से अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपनी कॉपी में उसको आंसर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये टॉपिक। और अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको पूरे कोर्स से रिलेटेड वीडियोस और नोट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कार्बोहाइड्रेट का, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं एक लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन के डेरिवेटिव्स होते हैं। इसमें पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होता है, मतलब पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल कंटेनिंग जो एल्डिहाइड और कीटोन के डेरिवेटिव्स होते हैं उनको अपन कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हम दो चीजें पढ़ते हैं, उसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में। एनाबॉलिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हम सब्सटेंसेस का सिंथेसिस देखते हैं, कुछ यूजफुल कंपाउंड बनते हैं और अगर उन यूजफुल कंपाउंड का ब्रेकडाउन देखते हैं तो उसको अपन कैटाबॉलिज्म में स्टडी करते हैं। ये दोनों चीजें मिलाकर हम एक कलेक्टिव टर्म मेटाबॉलिज्म यूज करते हैं। तो जो भी अब इंपॉर्टेंट पाथवे हैं वो अपन एक एक करके यहाँ पे एक आउटलाइन के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम इसको बताते हैं। फिर डिटेल में एक एक करके अपन स्टार्ट करेंगे। देखिए, ग्लूकोज से फाइनली क्रैब साइकिल में, सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करने के बाद CO2 का फॉर्मेशन हुआ। ये कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो अलग अलग तरह से अलग अलग पाथवे में एंटर करते हैं। ग्लूकोज से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है ग्लाइकोजन को। यहाँ पे ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस स्टेप को कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो अगर ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है तो ग्लाइकोजेनेसिस, और अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये मैं समझता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनना, ग्लाइकोजन का बनना, लाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है ये फाइनली पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। जब ये पायरुवेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से ये जो स्टेप है, ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट, ये ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट, इसको अपन कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस के अलावा यहाँ पे एक और स्टेप है ग्लूकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि पायरुवेट से ग्लूकोज का बनना। पायरुवेट से ग्लूकोज बना तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज से पायरुवेट बना तो ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का तो ये लाइसिस हो गया। यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये जेनेसिस हो गया। अब इसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम में फैटी एसिड्स का सिंथेसिस करता है और ये सिट्रिक एसिड साइकिल में भी एंटर करके फाइनली CO2 का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है, ये यहाँ पे एक सेपरेट मैकेनिज्म, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, जिसको अपन हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट भी कहते हैं, यहाँ से एंटर करता है और फाइनली न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट टाइप के पाथवे का एक आउटलाइन दिया है सिर्फ। अब हम एक एक करके ये पाथवे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस के। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। पार्शियल ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा। कंप्लीट ब्रेकडाउन अगर होता तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता, पर क्योंकि यहाँ पे उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। यानी इस पाथवे में हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टडी करते हैं। इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। और इसको डिस्कवर किया था 3 साइंटिस्ट ने, एम्डन, मेयरहोफ और पारनास। तो एम्डन, मेयरहोफ, पारनास का अगर इनिशियल हम लेते हैं, एम्डन का ई, मेयरहोफ का एम और पारनास का पी, तो इसका नाम हो जाता है EMP। और क्योंकि ये जो स्टार्टिंग होती है ग्लूकोज से होती है और एंडिंग पायरुविक एसिड में होती है, इसलिए ये साइकिल नहीं है। मतलब जो इनिशियल प्रोडक्ट है वो दोबारा नहीं बन रहा है, तो इसको हम साइकिल नहीं कहेंगे, इसको हम पाथवे कहेंगे। तो साइंटिस्ट के नाम के बेस पे इनिशियल लेटर लेके उसको हम कहते हैं EMP पाथवे। तो ग्लाइकोलिसिस का एक और नाम EMP पाथवे। ये एक एनएरोबिक प्रोसेस है, मतलब इसमें कहीं पे भी आपको ऑक्सीजन एंटर करती हुई नहीं दिखेगी।
तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाला प्रोसेस है। तो दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वो ऑक्सीजन लेने वाला हो या नहीं लेने वाला हो, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, सब में ये प्रोसेस कॉमन है। इस प्रोसेस के थ्रू वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म दोनों में ये प्रोसेस होता है। इसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो पायरुविक एसिड होता है। लास्ट में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये अभी अपन पाथवे में स्टडी करते हैं। इसके जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये सब सेल के साइटोसोल में होते हैं। साइटोसोल का मतलब होता है जो सेल में डार्क कलर का डार्क लिक्विड होता है, डेंस लिक्विड होता है, जहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पे इसके एंजाइम भी होते हैं। तो कई जगह इसमें साइटोप्लाज्म लिखा रहता है और कई जगह साइटोसोल लिखा रहता है, दोनों ही सही है। तो इसके एंजाइम्स जो होते हैं वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। तो अब अपन ये पाथवे स्टार्ट करते हैं। इस पाथवे में सबसे पहले ग्लूकोज की एंट्री होती है। ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। इस सीक्वेंस में ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट और पायरुविक एसिड। ये सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा। और इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म भी अगर हम याद कर लें, जैसे ग्लूकोज को हम शॉर्ट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज को फ्रक्टोज, ये तो आपको याद हो जाएंगे। 4 स्टेप आपको याद हो जाएंगे। ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, यहाँ पे आपको 6 फॉस्फेट ध्यान रखना पड़ेगा। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, और ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड है इसको अपन शॉर्ट में लिख देते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट को जीएपी, और यहाँ पे लिख देते हैं डीएचएपी। तो यहाँ पे ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, गप से बना ढप, और फिर यहाँ पे 1,3 डाई पैगा, पीजीए को अपन पैगा बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं 3 पैगा, फिर 2 पैगा, और पेप पा। तो अगर आपको एग्जाम में लिखने को आता है तो आपको ये आसान जाएगा। आपको शॉर्ट ट्रिक उसकी याद रहेगी तो आप उसमें अच्छे से लिख भी लेंगे। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, गप से बना ढप, 1,3 डाइपेगा, 3 पेगा, 2 पेगा, पेप्पा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, गप से बना ढप, 1,3 डाइपेगा, 3 पेगा, 2 पेगा, पेप्पा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कार्बन नंबर की बात करते हैं। देखिए, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ये भी ग्लूकोज है तो इसमें भी 6 कार्बन हो जाएंगे। ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज जो होता है वो उसका आइसोमर होता है, पर कार्बन उसमें 6 ही होता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर वहां पे उसका चेंज हो जाता है। तो यहाँ तक सारे 6 कार्बन वाले हैं। यहाँ पे ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट जो होता है वो 3 कार्बन वाला होता है। तो ये 3 कार्बन होता है। अब ये जो 3 कार्बन होता है, और ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो होता है वो ये बनाता है 3 कार्बन वाला और ये 3 कार्बन वाला। तो दोनों 3-3 कार्बन वाले कंपाउंड बनते हैं, जिससे ये 6 कार्बन बैलेंस हो जाता है। पर यहाँ पे डीएचएपी जो होता है वो अनस्टेबल होता है और वो वापस जीएपी में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल हो जाते हैं। तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो गया तो 3 और 3 6 कार्बन हो गए, और यानी इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं ये सारे के सारे आगे 2-2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। इन सब में भी 3-3 कार्बन ही रहेगा। ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन, और लास्ट तक जाते-जाते 3 कार्बन, इस तरह से। तो यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल भी डबल बनेंगे। तो यहाँ पे सब 2-2 मॉलिक्यूल बनते हैं, और लास्ट में जो पायरुविक एसिड बनता है उसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इसका एंड प्रोडक्ट, ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पे ये कार्बन नंबर अपन ने बैलेंस कर लिया। अब एंजाइम्स की बात करें अगर, तो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है वो होता है हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस की प्रेजेंस में ये स्टेप होता है। यहाँ पे होता है फॉस्फो हेक्सोस आइसोमेरेज। ये फॉस्फो हेक्सोस आइसोमेरेज, फिर फॉस्फो फ्रक्टो काइनेस, और यहाँ पे होता है एल्डोलेस, और इधर होता है आइसोमेरेज। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो जाता है तो आइसोमेरेज। इस स्टेप में एंजाइम लगता है डिहाइड्रोजिनेस, फिर यहाँ पे लगता है काइनेज एंजाइम, यहाँ पे म्यूटेस, फिर इनोलेस, और लास्ट में फिर से पायरुवेट
काइनेज। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं, ये सारे में एंजाइम इस तरह से रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं, जैसे इस स्टेप में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बाहर निकलता है, एटीपी यूज होता है। यहाँ पे एटीपी जो होगा, ट्राइफॉस्फेट जो होगा, इससे एक फॉस्फेट यूज होके ग्लूकोज के 6 नंबर पे जुड़ जाता है और डाइफॉस्फेट बाहर आ जाता है। और इस स्टेप में कुछ ऐसा मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता। फिर यहाँ पे फिर से एटीपी यूज होता है और एडीपी बाहर निकलता है। तो यहाँ पे 6 पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ, तो यहाँ पे फर्स्ट पे भी जाके ये फॉस्फेट जुड़ जाता है। इस स्टेप में एक एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिसको अपन कहते हैं NAD+। तो बच्चों आपको याद रखना है, NADH जो होता है, NAD+ से NADH बनता है। NADH जो होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू 3 एटीपी। एक NADH इक्विवेलेंट होता है 3 एटीपी के, और वो उसका जो ब्रेकडाउन होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। ग्लाइकोलिसिस में यहाँ पे NADH एटीपी का फॉर्मेशन नहीं करता, उसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एटीपी का फॉर्मेशन करना होता है। फिर इस स्टेप में अब यहाँ पे ADP अंदर जाता है और एटीपी बाहर निकलता है। तो यहाँ पे एटीपी अब रिलीज हो रहा है, मतलब एरो बाहर की तरफ है, मतलब वो रिलीज हो रहा है। फिर यहाँ पे इस स्टेप में वाटर का रिलीज होता है, और फिर लास्ट वाले स्टेप में फिर से एटीपी बाहर आता है। अब यहाँ पे ये जो दो दो मॉलिक्यूल है, तो इसके आगे जो भी बनेगा वो सब डबल डबल बनेगा। तो ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी आप इसको मार्क कर लें इस तरह से। तो आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पे इतने स्टेप में यहाँ तक, जैसे यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है, ये एटीपी अंदर जा रहा है ना, और उस स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फेज है वो एनर्जी एब्जॉर्बिंग फेज है, एनर्जी एब्जॉर्बिंग फेज है, और इसी को अपन प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। और ये जो ये पूरा स्टेप यहाँ से यहाँ तक का है, इसको अपन एनर्जी रिलीजिंग फेज और पे ऑफ फेज कहते हैं। तो ये प्रिपरेटरी फेज हो गया और ये पे ऑफ फेज हो गया। इस तरह से एनर्जी यूज और रिलीज के बेस पे इसको नाम दिया गया है। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज और ध्यान दें, देखिए एडीपी, यहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है, एटीपी यूज हो रहा है, तो 2 एटीपी यूज हो रहे हैं, और यहाँ पे बनने वाला एटीपी जो है ये 2 और ये 2, 4। तो 4 एटीपी यहाँ पे बन रहे हैं, 2 एटीपी यूज हो रहे हैं। तो फाइनल जो एटीपी लास्ट में इसके बेस पे मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, 4 बने, 2 यूज हो गए, तो 2 मिले। और यहाँ पे NADH जो होता है वो ETH में जाके यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से एक NADH से 3 एटीपी, मतलब 2 NADH से 6 एटीपी का फॉर्मेशन हमें यहाँ से भी होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में ओवरऑल जो गोल होता है एटीपी का, वो होता है 8। ये अपन अभी देखते हैं आगे। और तो टोटल एटीपी जो यहाँ से मिलते हैं वो 8 एटीपी हमें मिलते हैं। एक चीज और, यहाँ पे जिस स्टेप में डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल मतलब डायरेक्ट एटीपी मिल रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस स्टेप को अपन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में 4 एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। नंबर ऑफ स्टेप पूछे जाएंगे तो 2 स्टेप्स ऐसे हैं ग्लाइकोलिसिस में जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये सब आप नोट कर सकते हैं, ये आप एग्जाम में अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन इसका जाता है और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट और, ये यहाँ पे 3 रिएक्शंस जो है वो इरिवर्सिबल है। रिएक्शन नंबर 1, 3 और यहाँ पे 10th वाली जो लास्ट वाली रिएक्शन है। टोटल 10 स्टेप रिएक्शन है, और जिसमें से रिएक्शन नंबर 1, 3 और 10th वाली लास्ट वाली जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसके जो एंजाइम्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अपन मार्कर एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो स्टेप नंबर 1, 3 और 10 में यूज होने वाले जो एंजाइम्स हैं, दे आर नोन एज मार्कर एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि अगर वो सही से काम नहीं करेंगे या उनका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो वो बुरा मान जाएंगे। बुरा मानेंगे मतलब वो रिएक्शन को रोक देंगे, रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगा, और ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगा तो एनर्जी फॉर्मेशन का प्रोसेस अफेक्ट होगा। तो ये इसकी डिटेल रही इस पाथवे की। अब इसमें मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं। एंजाइम्स के नाम आपको याद रखने हैं, रिएक्शन नंबर कौन सी इरिवर्सिबल होती है वो ध्यान रखनी है, और इनके जो इरिवर्सिबल रिएक्शन के जो एंजाइम्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। नंबर यहाँ पे कार्बन का इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। आगे आप अगर जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर का देते हैं या जो जीपैट होता है, अगर उससे भी रिलेटेड वैसे एग्जाम देते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स देखें तो सबसे पहले
ग्लूकोज, ये जैसे नॉर्मल एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज से कन्वर्जन होता है, ये जो एटीपी का एक फॉस्फेट होता है, वो इसके 6 पोज़ीशन पे जाके जुड़ता है। यहाँ से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठवीं पोज़ीशन पे एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया, तो इसका नाम हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर यहाँ पे ये फ्रक्टोज में इसका कन्वर्जन हुआ, ये एक आइसोमेरिज्म वाला स्टेप हो गया। आइसोमेरिज्म मतलब जहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस हम देखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है सेम होता है, स्ट्रक्चर में थोड़ा-सा डिफरेंस आ जाता है। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे फिर से एक एटीपी जुड़ेगा, तो इसकी फर्स्ट पोज़ीशन पे भी फॉस्फेट ग्रुप लगा और लास्ट पोज़ीशन पे भी फॉस्फेट ग्रुप लगा। तो यहाँ पे 2 फॉस्फेट लगे तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हो गया। बिस फॉस्फेट का मतलब होता है जब 2 अलग-अलग कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा, तो उसको अपन बिस फॉस्फेट कहेंगे। अगर एक ही कार्बन पे जुड़ा होता, तो उसको अपन बाइफॉस्फेट कहते हैं। अब यहाँ पे एल्डोलेज की प्रेजेंस में ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ। अगर आप स्ट्रक्चर याद कर पाएँ और उसको लिख पाएँ, तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर का जो एक इम्पैक्ट होता है, वो अच्छा होता है। नेक्स्ट NADH का फॉर्मेशन है और इसके बाद अगले स्टेप में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट मतलब थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे फॉस्फेट लगा हुआ है। म्यूटेज की प्रेजेंस में थोड़ा-सा यहाँ पे चेंजेस होते हैं। ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये अपनी पोजीशन चेंज करके सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर इसके बाद फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यहाँ पे ये नेक्स्ट कंपाउंड जो है ये एक समझ लीजिए कि पायरुविक एसिड का एक तरह से प्रिकर्सर भी हो गया और लास्ट स्टेप में यहाँ पे पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ये आपके सामने स्ट्रक्चर है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो सके, तो आप ज़रूर उसको एक्सप्रेस करें। अब इसमें हम एटीपी कैलकुलेशन की बात करें, तो हमने देखा था 2 स्टेप में एटीपी यूज़ होता है। तो जहाँ पे एटीपी यूज़ होता है, वो ये वाले 2 स्टेप हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वाला, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। इन 2 स्टेप में यहाँ पे एटीपी का यूज़ होता है। साथ-साथ में 2 जगह एटीपी रिलीज़ भी होता था, वहाँ पे 2-2 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते थे। जब अपन ने देखा था 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता था। तो यहाँ पे 2 एटीपी मतलब 4 एटीपी बने और यूज़ होने वाले 2 एटीपी रहे। तो दोनों को माइनस करके हमने टोटल जो गेन था वहाँ पे उस समय एटीपी का, वो अपन ने निकाल लिया। तो यहाँ पे 2 एटीपी हमें ग्लाइकोलिसिस वाले स्टेप से मिलते हैं। पर यहाँ पे एक एनर्जी मॉलिक्यूल और बना था, आपको याद होगा, NADH। NADH जो होता है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 3 एटीपी। तो अगर एक NADH 3 एटीपी के बराबर होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ NADH जो होते हैं, वो 2 बनते हैं। तो 2 NADH से 6 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। तो ये वाले 6 एटीपी और यहाँ से जो 2 एटीपी मिले हैं, इन दोनों को मिला के हो जाएगा 8 एटीपी। तो ग्लाइकोलिसिस में जो टोटल गेन होता है एटीपी का, वो होता है 8। तो ये वाले स्टेप्स को आप लिख सकते हैं आराम से अच्छे से, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस हम देखें ग्लाइकोलिसिस का, हमारी बॉडी के लिए ग्लाइकोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन जो लोअर माइक्रोब्स होते हैं, उनके लिए भी ग्लाइकोलिसिस एक इम्पॉर्टेंट पाथवे है। यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जो कि तुरंत एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस से एटीपी का फॉर्मेशन जल्दी होता है, एज कम्पेयर टू अगर हम क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो। ये सोल सोर्स ऑफ एनर्जी है ड्यूरिंग एनारोबिक कंडीशन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो उस कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे सेल एनर्जी ऑब्टेन करती है। और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए तो यही एक स्टेप होता है जिससे उनको एनर्जी मिलती है। यूनिवर्सल पाथवे है, चाहे वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनारोबिक, ये सब में एनर्जी का सोर्स होता है। हर जगह ये देखा जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लिसरेट, ये यहाँ पे कुछ प्रिकर्सर यूजफुल सब्सटेंसेस का प्रिकर्सर भी ये होते हैं। कुछ अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में, कुछ न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में, लिपिड्स में, ये वहाँ पे प्रिकर्सर का रोल प्ले करते हैं। सेल को जैसे-जैसे एनर्जी मिलती रहेगी, उसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दोनों नॉर्मल तरीके से चलती रहेंगी, तो ये धीरे-धीरे मेटाबॉलिज़्म को भी बूस्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी सेल को तुरंत प्रोवाइड करने के कारण। तो ये सिग्निफिकेंस हुआ ग्लाइकोलिसिस का। मैंने आपको प्रॉपर डिटेल तरीके से ग्लाइकोलिसिस समझाया है और इसके आप अच्छे से नोट्स बनाएँ और बढ़िया से इसको एक्सप्रेस करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और नोट्स के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है। थैंक यू।